9 जून 2025 की सुबह तकरीबन 9:10 पर सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक जानकारी साझा की जाती है। जानकारी साझा करने वाले कोई और नहीं बल्कि मेघालय के सीएम कोनार्ड संगमा थे। वो लिखते हैं कि मेघालय पुलिस को 7 दिनों के भीतर राजा मर्डर केस में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। साथ ही साथ वो मेघालय पुलिस की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि बहुत बढ़िया मेघालय पुलिस। साथ ही वो बताते हैं कि इस केस में 3 लोगों को जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले थे उनको गिरफ्तार किया गया है। महिला ने आत्मसमर्पण किया है और एक अन्य को पकड़ने के लिए अभी अभियान जारी है। बस ये ट्वीट करना था, इसके बाद सोशल मीडिया पर एक तूफान सा आ जाता है, एक जलजला सा आ जाता है। हर तरफ इसी केस की बातचीत हो रही थी। मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के ट्वीट को लेकर के बातचीत होना प्रारंभ हो जाती है। मुख्यमंत्री कोनार्ड संगमा के द्वारा दी गई जानकारी कोई और जानकारी नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से एक राजा रघुवंशी मर्डर केस के बारे में दी गई थी। दरअसल एक महिला को पकड़ा गया था, वो महिला कोई और नहीं बल्कि राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम रघुवंशी थी। क्या कुछ पूरा मामला था, इस मामले की जानकारी आज हम इस वीडियो में आपको देंगे। सोनम रघुवंशी कैसे पकड़ी गई और उसके साथ क्या क्या हुआ, किन परिस्थितियों में वो पकड़ी गई, कहां से पकड़ी गई, ये सारी जानकारी इस कहानी को, इस पूरी घटना को बयां करने से पहले मैं आपसे विनती चाहूँगा कि मेरा नाम है अंकित और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दरअसल ये पूरी घटना, पूरी सच्ची दास्तान ली गई है। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गाजीपुर और गाजीपुर का एक थाना लगता है नंदगंज। नंदगंज थाना क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। इसी क्षेत्र में एक ढाबा है जिसका नाम है काशी चाय का जायका। दरअसल 9 जून 2025 से पहले 8 जून 2025 की रात तकरीबन 1 बजे का वाक़या है। एक महिला इस ढाबे पर आती है जो कि काली जीन्स, काली टी शर्ट पहने हुए थी और इसके बाल बिखरे हुए थे। तभी इस ढाबे का एक काम करने के वाला छोटू इस महिला के पास जाता है और पूछता है कि बहन जी आपको कुछ चाहिए। जिस परिस्थिति में वो महिला बैठी थी, जिस तरह से उसके हाव भाव थे, उसके शरीर, उसके कपड़े, उसके बिखरे हुए बाल को देखने के बाद उस लड़के को लगा कि शायद कुछ गड़बड़ है, ये महिला कुछ परेशान है और इसी को चिंता के रूप में लेते हुए वो अपने मालिक के पास जाता है। मालिक का नाम होता है साहिल यादव। वो साहिल यादव से कहता है कि भैया अपने ढाबे पर एक महिला आई हुई है और कुछ इस तरह से उसका हुलिया है और इस तरह से वो बैठी हुई है, मुझे लगता है कि वो परेशान है, आपको वहाँ चल करके उस महिला से बातचीत करनी चाहिए, उसके अगर वो किसी परेशानी में है तो उसकी हमें मदद करनी चाहिए। साहिल छोटू की बात सुनने के बाद फौरन उस टेबल पर जाता है जिस टेबल पर वो महिला बैठी थी। मालिक खुद उसके पास जब पहुँचता है और उससे बात करता है, कहता है कि बहन जी आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकती हो, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। वो लड़की उससे कहती है कि मुझे आपका फ़ोन चाहिए, मुझे कुछ बातचीत करनी है। पहले तो ढाबे का मालिक साहिल यादव कुछ हिचकिचाता है क्योंकि कई सारे ऐसे कांड हो चुके हैं कि फ़ोन पर कोई महिला किसी का फ़ोन लेकर किसी से बातचीत करती है और उसके बाद पता चलता है कि जिसके फ़ोन से बातचीत की गई है वो किसी पुलिस केस में फंस जाता है। लेकिन फिर दूसरी ओर वो एक एंगल ये भी निकालता है कि जिस प्रकार से इस महिला का हुलिया है, हाव भाव है, उसके चेहरे पर जो शिकस्त है, जो डरावना माहौल है, उसको देखने के बाद उसे लगता है कि शायद यह महिला किसी परेशानी में भी हो सकती है और फिर उस महिला के जगह पर वो खुद की अपनी माँ बहन को रख कर देखता है कि अगर वो इस परिस्थिति में हो और वो इस तरह से किसी से फ़ोन मांगे तो क्या उन्हें मदद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यही सोच विचार करते हुए वो अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और उस महिला को दे देता है। महिला उसके फ़ोन से एक नंबर डायल करती है और बातचीत करने लगती है। वो दोनों उस महिला से दूर खड़े हो जाते हैं क्योंकि किसी की बातें सुननी नहीं चाहिए। वो महिला फ़ोन पर बातचीत कर रही थी और साथ ही साथ बहुत बुरी तरह से रो भी रही थी। तभी एक तीसरी महिला उस महिला की ओर देखती है जो लड़की फ़ोन पर बातचीत कर रही थी। वो महिला उसको देखते टुकटुकी लगाकर देखते रहती है और इंतज़ार करती है कि कब इसकी बातचीत ख़त्म हो और मैं इससे बात करूं। जैसे ही उस लड़की ने फ़ोन काटा, वो महिला उसके पास जाती है और कहती है कि बेटी अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बताओ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। वो महिला उसको ढांढस बंधाती है, उसके सर पर हाथ रखती है, उसके कंधे पर हाथ रखती है ताकि ये लड़की थोड़ा सा ठीक परिस्थिति में आए और अगर इसके साथ कुछ हुआ है तो वो मुझे
बता सके, लेकिन वो महिला, वो लड़की उसे कुछ बताने को तैयार नहीं होती। तभी वो महिला वहाँ से जाने लगती है और जाते जाते उस ढाबे के मालिक साहिल यादव से कहती है कि आपको पुलिस को फ़ोन करना चाहिए, इस लड़की से बातचीत करनी चाहिए, अगर ये किसी परेशानी में है, दिक्कत में है, तो पुलिस को फ़ोन करके आपको इसकी मदद करनी चाहिए। साहिल, जो कि ढाबे का मालिक था, उसे उसकी बात समझ में आती है और फिर वो स्थानीय पुलिस को सूचना दे देता है। रात के तकरीबन 3 बजे थे, 8 जून का वक्त था। स्थानीय पुलिस वहाँ पहुँचती है, उसको फ़ोन पर बताया जाता है साहिल के द्वारा कि इस तरह की लड़की है, काली जीन्स पहनी है, काली टी शर्ट पहनी है और उसके चेहरा काफ़ी शिकस्त है और बाल बिखरे हुए हैं। फ़ौरन पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस वहाँ पहुँचने के बाद उस लड़की से बातचीत करती है, तो बातचीत में पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि सोनम रघुवंशी है। सोनम रघुवंशी का नाम सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। उन्हें लग रहा था कि ये वही लड़की है जिसकी पिछले कई दिनों से तलाश थी। वो उससे बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करने के बाद उस महिला को, उस लड़की को महिला पुलिस चौकी के हवाले कर दिया जाता है। ये जो पुलिस चौकी है, जिला अस्पताल परिसर में महर्षि विश्वामित्र ऑटोनॉमस स्टेट मेडिकल कॉलेज परिसर में एक सखी वन स्टॉप सेंटर होता है, उस वन स्टॉप सेंटर को ये सुपुर्द कर दी जाती है जानकारी हासिल करने के लिए। उसके बाद उससे बातचीत की जाती है। प्रारंभिक जानकारी में पता चलता है कि यह वही लड़की है, सोनम रघुवंशी, जिसके पति को मेघालय के शिलांग में मार दिया गया था, जहां से उसकी लाश बरामद हुई थी। दरअसल बीती मई में ये दोनों अपने हनीमून की तैयारी कर रहे थे और एक ट्रिप पर जाते हैं हनीमून मनाने के लिए। जगह चूज की जाती है मेघालय का शिलांग। मेघालय शिलांग में जब ये पहुंचते हैं, वहाँ पर एक होटल बुक करते हैं, होटल में अपनी स्टे लेते हैं। उसके बाद ये दोनों अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि इनको ऊंची पहाड़ियों पर जाना चाहिए और वहाँ का जो झरना था उसको देखना चाहिए। तभी पति राजा रघुवंशी तो ऊपर जाता है, लेकिन इसको नीचे होटल में एक कैफ़े में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि ये मना करती कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। और सोनम बताती कि उस दिन उसका व्रत था। तभी उसकी सास का फ़ोन आता है, सास से वो फ़ोन पर बातचीत करती है, सारी स्थिति का जायज़ा बताती है, कैसे कैसे वो कहाँ घूम रहे हैं। उन्होंने एक स्कूटी भी रेंट पर ली थी घूमने के लिए। सास बताती है कि राजा है कहाँ, तो वो बताती है कि राजा ऊपर पहाड़ी पर झरना देखने गए हैं और मैं नीचे कैफ़े में बैठी हुई हूँ। आज मेरा व्रत है, इसलिए मैं ऊपर नहीं गई, मैंने उनको मना कर दिया। काफ़ी सारी जानकारी जुटाई जाती है और इस लड़की को जिस सखी वन स्टॉप सेंटर में रखा था, ये अभी भी वहीं पर रहती है। तरह तरह के पुलिस अधिकारी वहाँ पर आते हैं और उससे जानकारी जुटाने का प्रयास किया जाता है। तभी स्थानीय पुलिस गाजीपुर की अपने उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना देती है और बताती है कि जिस लड़की की खोज पिछले कई दिनों से जारी है, पिछले 7-8 दिनों से जारी है, सोनम रघुवंशी, वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के नंदगंज के एक ढाबे से बरामद कर ली गई है, गिरफ्त में ले ली गई है। तभी मेघालय पुलिस हो या मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस हो, सारे के सारे एक्टिव हो जाते हैं और इस लड़की को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। उसके बाद उससे एक हाई लेवल की जांच की जाती है, हाई लेवल की पूछताछ की जाती है, जिसमें कई सारी बातें सामने निकल कर आती हैं, लेकिन अभी पुलिस ने इसको उजागर नहीं किया है। जैसे ही इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर होती है, सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा सा तूफान आ जाता है, हलचल आ जाती है। हर किसी को इसी मुद्दे पर बातचीत करना शुरू कर देते हैं। ये केस मई में हुआ था, जब राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ वहाँ गया था। पुलिस इस केस में काफ़ी सारी जानकारी जुटा रही है। पुलिस को ऐसा शक है कि कहीं इस मर्डर के पीछे, राजा रघुवंशी के मर्डर के पीछे उसकी पत्नी का ही हाथ तो नहीं है। हालांकि इसमें 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक अन्य इंसान को जांच जारी है, उसको पकड़ने के लिए अभियान जारी है। मध्य प्रदेश पुलिस हो या मेघालय पुलिस हो, सारे एक्टिव हैं इस केस की तह तक जाने के लिए। सारे के सारे अपना जी जान लगा देते हैं। आगे क्या जानकारी मिलती है हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, आपसे विनती है कि हमारी इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं और इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।